नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कोचर आज अपने चैनल पे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम से कोई डिमांड कर रही थी मेरे दोस्तों ने। एक्चुअली मैकेनिकल फील्ड में जब एल्युमिनियम आइटम यूज होते हैं, बहुत ही इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा यूज हो रहे हैं इस समय। और एल्युमिनियम कास्टिंग, जो प्रेशर डाई कास्टिंग इज वन ऑफ द मेजर सोर्स फॉर सप्लाइंग द एल्युमिनियम आइटम्स। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, एल्युमिनियम कास्टिंग, प्रेशर डाई कास्टिंग के लिए जो डाई बनती है, जो मोल्ड जिसको बोलते हैं, वो कैसे बनता है, मैं उसका एक आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ। एक वर्कशॉप के अंदर ये डाई बन रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ उसका। और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि डाई मटेरियल कौन से यूज करने चाहिए, कौन कौन से बेस्ट मटेरियल अवेलेबल है मार्केट के अंदर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैन्युफैक्चरर्स, परचेजर्स, सप्लायर्स, सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि डाई कॉस्ट कितनी दी जाए। एक्चुअली अलग अलग डाई मेकर्स अलग अलग डाई चार्ज करते हैं, डाई कॉस्ट चार्ज करते हैं, और ये समझ नहीं आता कि कितनी डाई कॉस्ट रीजनेबल है। वो डाई की कॉस्टिंग किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, मैं आपको मेजर पॉइंट बताऊंगा। इसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी डाई के लिए जो आप कॉस्ट दे रहे हैं वो रीजनेबल है कि नहीं। तो इसलिए आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कवर किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल के लिए कि डाई कास्टिंग, प्रेशर डाई कास्टिंग बनाने के लिए जो डाई बनाने जा रहे हैं, जब हम डाई का ऑर्डर दे रहे हैं डाई मेकर को, उसके लिए वो कौन सा मेटल यूज करे ताकि वो हमें भविष्य में डाई की लाइफ और प्रोडक्शन पीसेस बहुत ज्यादा निकले। ये दोस्तों इसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले मैं जो मेटल की बात करूंगा, तो चॉइस ऑफ द मटेरियल ऑफ एल्युमिनियम डाई कास्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डाई की ड्यूरेबिलिटी और ओवरऑल कास्टिंग क्वालिटी के ऊपर बहुत इंपैक्ट करती है। जो मेटल यूज करना चाहिए वो एक्सीलेंट थर्मल कंडक्टिविटी और हाई स्ट्रेंथ और वियर रेजिस्टेंस और गुड थर्मल शॉक रेजिस्टेंस होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये सारा का सारा डाई जो है ये टोटली हॉट रहने वाली है, टोटली हीट टेम्परेचर के अंदर रहने वाली है। तो इसके लिए मोस्ट कॉमन मेटल जो यूज होने वाले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले H13 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा चॉइसेस होती है डाई मेकर्स की। H13 हॉट वर्क टूल स्टील है और ये मोस्ट वाइडली यूज होता है। मैं आपको वीडियो पे दिखा रहा हूँ, सामने डाई बन रही है, आप देख रहे हैं, और मैं आपको मेटल के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा। H13 स्टील जो होता है ये रिपीटेड थर्मल साइकिल शॉक को सहने के लिए बनाया गया है। इसके बाद H11 मेटल आता है, वो भी इसकी सेम कैटेगरी में है, और H13 और H11 दोनों ही बहुत पॉपुलर हैं। तो आप ये दोनों मेटल लेके अपनी डाई का काम स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छी डाई की कॉस्ट आपकी निकलने वाली है। प्रोडक्शन पर जो पर पीस निकलेगी इसके अंदर वो बहुत ही अच्छी निकलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, इसके बाद जो मेटल और यूज होता है वो होता है ADC3 और ADC6। ये जो दोनों मेटल हैं ये भी एल्युमिनियम अलॉय यूज करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो भी मैन्युफैक्चरर्स डाइज बनाते हैं वो इन दोनों मेटल को यूज करते हैं। इनकी भी बहुत ही अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी है और ये हीट डिसिपेट करने में बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि डाई बहुत ज्यादा गर्म होने के बाद मेटल के फ्लो में दिक्कत आती है कई बार। तो ये हीट डिसिपेट करने के लिए बहुत अच्छा मेटल है, जो कि कास्टिंग की क्वालिटी को बहुत अच्छा बनाता है और उसकी लाइफ को भी बहुत आगे बढ़ा देता है। इसके अलावा एक मेटल होता है HPM मैजिक। दोस्तों, ये जो मेटल है स्पेशली डिजाइन ही किया गया है एल्युमिनियम डाई कास्टिंग के लिए। पहले दो मेटल है वो बाकी प्लास्टिक और दूसरे मोल्ड्स के लिए भी यूज कर सकते थे, लेकिन ये जो HPM मैजिक बात कर रहा हूँ, और उसके बाद एक मेटल आता है DAC मैजिक। ये दोनों मेटल है एल्युमिनियम डाई कास्टिंग के पर्पस के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। इससे एक्सीलेंट हीट रेजिस्टेंस और वियर रेजिस्टेंस और हाई प्रेशर के लिए डाई कास्टिंग के लिए, ये एप्लीकेशन के लिए बहुत ही सुटेबल मेटल है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी कॉस्ट का आइडिया देता रहूँ, जहां पर जैसे EN24, EN31 80 से 90 और 100 रुपए के पर केजी के बीच में मिलते हैं। जो H13 की बात करूं, ये सब मेटल हैं 200, 250, 300 रुपए, और थोड़ा थोड़ा अगर इसमें थोड़ा प्रॉपर्टीज में फर्क आ जाता है तो ये 300, 350, 400 रुपए तक भी चले जाते हैं पर केजी। तो ये मेटल में आपकी चॉइस करने में आपको स्टार्टिंग में ही ये चॉइस करना होगा, आपकी डाई कितनी लाइफ के लिए आप चाहते हैं, कितने पीस चाहते हैं, आपको कितनी प्रोडक्शन निकालनी है, और कंपोनेंट की शेप इंट्रीगेट कितनी है। तो उस समय मेटल का आपको स्टार्टिंग में ध्यान करना चाहिए। डाई मेकर से बात करेंगे कि आप कौन सा मेटल यूज करने वाले हैं और उसकी क्या कॉस्ट होने वाली है। ये डाई की कॉस्टिंग के अंदर मेजर फैक्टर होगा रॉ मेटल का। इसके अलावा दोस्तों, जब स्टील जो बनाते हैं, हम जो डाई बनाते हैं, जो मोल्ड, उसके अंदर हम टूल स्टील के अंदर अगर हम कोटिंग भी करा लें, सरफेस कोटिंग आती है, एक आती है टाइटेनियम नाइट्राइड कोटिंग और दूसरी होती है क्रोमियम नाइट्राइड कोटिंग। इससे लाइफ की जो सरफेस फिनिश और सरफेस हार्डनेस, वियर रेजिस्टेंस और स्टिकिंग जो होती है एल्युमिनियम की, वो बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत बच जाती है।
स्टिकिंग बिल्कुल ही नहीं होती। दोस्तों डाई कास्टिंग, प्रेशर डाई कास्टिंग के अंदर सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आती है वो स्टिकिंग की प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आप ये कोटिंग करा लें तो उससे लाइफ भी बढ़ जाती है और काफी पीसेस निकालने के बाद फिर दोबारा करवा सकते हैं। तो ये जरूर कोटिंग के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, इस कोटिंग के बगैर डाई को ना चलाएं तो अच्छा रहेगा। जैसे सामने आप वीडियो में देख रहे हैं, इस समय ये इंजेक्टर पिंस हैं जो कि डाई बनाते वक्त इंजेक्टर पिन सारी, जब प्रेशर डाई कास्टिंग के अंदर मोल्ड लगता है तो डाई लगती है, तो उसके बाद ये पीस बाहर कैसे निकलता है, वो नहीं इंजेक्टर पिन के थ्रू से निकलता है। और ये इंजेक्टर पिन अक्सर काम करते हुए, जब डाई चलते हुए कई बार टूट भी जाती हैं तो उनको निकालना पड़ता है, तो बहुत ध्यान से निकालना पड़ता है और फिर सेम डाई की ये इंजेक्टर पिन सेम साइज की फिर दोबारा फिट करनी पड़ती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ये जो भी सप्लायर है, यानी कि जो डाई कास्टिंग कर रहा है, प्रेशर डाई कास्टिंग, ये स्पेयर्स में रखें। हालांकि वैसे मार्केट में, इंडस्ट्रियल एरिया में अगर आपकी शॉप है तो बहुत जल्दी मिल भी जाती है आपको, अदरवाइज इसकी वजह से कई बार टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, तो ये आपको स्पेयर जरूर रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन मेटल वो डाई कास्टिंग की में क्या इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों जो फैक्टर डाई की कैलकुलेशन के अंदर, डाई कॉस्ट कैलकुलेशन के अंदर फर्क पड़ते हैं, जो आज का वीडियो में आपको बना रहा हूँ। डाई बनाने वाला प्रोसेस आपको एक वर्कशॉप के अंदर सामने दिखा रहा हूँ कि एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग की, जो प्रेशर डाई कास्टिंग की डाई बनती कैसे है, सारे काम आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और इसके अलावा साथ साथ में आपको यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डाई की कॉस्ट कैलकुलेशन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहला मैंने आपको इसे बताया अभी मटेरियल, और इसके अलावा जो बाकी फैक्टर डाई कॉस्ट को इम्पैक्ट करते हैं वो बताने जा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों पर पीस कॉस्ट तो सप्लायर से आप नेगोशिएट कर लेते हैं रॉ मटेरियल वेट और प्रोसेस के बेस पे, क्योंकि शॉर्ट चार्जेस फिक्स होते हैं जनरली मार्केट के अंदर। लेकिन डाई की कॉस्ट का वेरिएशन 100 से 150% तक हो जाता है। कई बार कोई आदमी इसकी, मान लो एक डाई की कॉस्ट 1 लाख रुपए मांग रहा है तो दूसरा आदमी उसकी 2.5 लाख रुपए मांग रहा होता है। तो वो क्या फैक्टर होते हैं कि 2.5 लाख वाली कॉस्ट की डाई में क्या फर्क होगा कि 1 लाख वाली डाई में वो चीजें नहीं होंगी, ये समझना स्टार्टिंग में बहुत जरूरी है। अगर आप ये समझ लेंगे तो अपनी जो आप डाइज बनाएंगे, आप उसमें एक तो अपने आप धोखा नहीं खाएंगे, और दूसरा आपकी डाई की जो कॉस्ट निकलने वाली, जो प्रोडक्शन निकलने वाली है, वो भी आपके मर्जी के मुताबिक ही होगी और बहुत ही इकोनॉमिकल रहेगी। बिजनेस के अंदर ये जो लॉस होता है डाई का, अगर डाई जल्दी टूट जाए और सस्ती डाई के चक्कर में पड़ने के बाद या प्रोडक्शन नहीं निकले या स्टिकिंग की प्रॉब्लम आए, तो या आपकी जो मनपसंद डायमेंशंस हैं वो नहीं मिलती हैं, तो आपको बहुत रिजेक्शन और लॉसेस सहने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आगे इसके बारे में बताऊं कि कॉम्प्लेक्सिटी जो डाई की होती है, जो कंपोनेंट होते हैं, जो प्रोडक्शन वॉल्यूम होता है, डाई कास्टिंग प्रोसेस होता है कि आप लो प्रेशर पे जा रहे हैं, हाई प्रेशर पे जा रहे हैं, या जैसे ग्रेविटी डाई कास्टिंग में जा रहे हैं, तो ये अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से डाई कास्टिंग की जो कंपाउंड की क्वालिटी का और कंपाउंड की कॉस्ट का बहुत फर्क पड़ता है। अब दोस्तों अगर मैं बताऊं कि एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग की जो कंपाउंड्स हैं वो क्या फर्क पड़ते हैं, तो दोस्तों कॉस्ट निकालते वक्त आपको सबसे पहले एक ध्यान रखना पड़ता है, जब आप नेगोशिएट कर रहे हैं किसी डाई मेकर के साथ, कि आपके कंपाउंड का डिजाइन कैसा है। क्या आपका डिजाइन बहुत सिंपल है, क्या आपका डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो ये दोनों फैक्टर्स आपकी डाई कैलकुलेशन के अंदर बहुत फर्क डालने वाले हैं। ये जैसे जो डाई बन रही है उसका ये सैंपल्स निकाले गए हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। ये देखिए सैंपल बहुत ही अच्छे, बहुत ही साफ निकले हैं। ये डाई जहां पे बन रही है, इस डाई मेकर के मैं एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको जो आप बताने जा रहा हूं कि डिजाइन का आपका क्या कंपोनेंट डिजाइन क्या है, उसके ऊपर डाई मेकर अपनी कॉस्ट लगाता है, क्योंकि वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से डाई को बनाएगा, चाहे एटीएम से, पीएमसी से, सीएनसी से, मिलिंग से, लेथ, सारे प्रोसेस यूज करने पड़ते हैं। तो आपके कॉम्प्लेक्स डिजाइन है तो वो सारे प्रोसेस यूज करते वक्त उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरा दोस्तों, जो एल्यूमिनियम एलॉय जो यूज करने वाले हैं आपके अंदर डाई कास्टिंग के अंदर, वो क्रूशियल कंपोनेंट होता है ओवरऑल एक्सपेंस का। इस तरह से अगर एल्यूमिनियम अलॉय, किस एल्यूमिनियम अलॉय में आप कंपोनेंट निकालने वाले हैं वो आपको बहुत मैटर करेगा। इसके अलावा दोस्तों डाई मटेरियल की कंस्ट्रक्शन वो भी बहुत मेंशन करती है, वो बहुत जरूर आपकी कॉस्ट कैलकुलेशन के अंदर मेंशन होनी चाहिए। जो आप मेटल यूज करने वाले हैं डाई का, वो बहुत ही वाइटल है। जो जैसे मैंने आपको बताया कि टूल स्टील सिलेक्ट करते वक्त आपकी डाई की कैलकुलेशन का कॉस्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। वो जैसे मैंने ऊपर बताए हैं, आपको उसमें से बेस्ट मेटल सिलेक्ट करना है और उसकी कॉस्ट अकॉर्डिंगली देनी है, और सरफेस कोटिंग का भी जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों डाई कैलकुलेशन जब डाई मेकर से डिसाइड करते हैं तो डाई का साइज बहुत मैटर करता है। आपकी जो डाई बनने वाली है वो किस मशीन के लिए यूज होने वाली है, क्या 120 टन,
250 टन, 350 टन या और बड़ी, उसके हिसाब से उसकी जो दोनों माउंटिंग प्लेट्स है उनका जो ब्लॉक्स का है वो साइज डिफर हो जाएगा, और जितनी ज्यादा बड़ी डाई होगी उस हिसाब से उसकी कॉस्ट भी डाई की ज्यादा आएगी। तो आपको ये एक मैटर ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि 120 टन के लिए डाई जो बनानी है और मान लो 450 टन की मशीन पे जो डाई बनानी है तो उनके ब्लॉक्स का साइज डिफरेंट हो जाएगा। ये दोनों में मशीन का साइज और उसके अकॉर्डिंगली ब्लॉक का साइज डिफरेंट हो जाएगा, तो आपको ये डाई की कॉस्ट कैलकुलेशन के अंदर मेजर हिस्सा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों डाई का जो लाइफ स्पैन होता है, उसकी जो मेंटेनेंस का जो पार्ट होता है वो बहुत जरूरी फैक्टर होता है जब डाई की कॉस्ट कैलकुलेशन करते हैं आप डाई मेकर के साथ। कोई डाई कितनी चलने वाली है, उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, और वो बाद में मेंटेनेंस की प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए डाई बनाते वक्त डाई की फिनिशिंग, डाई मेकर का एक्सपीरियंस, और उसके अंदर जो सारी जो वेंट्स निकालने हैं ताकि डाई बाद में कभी क्रैक की या कोई और तरह की प्रॉब्लम ना आए, तो ये स्टार्टिंग में ही ध्यान रखना पड़ता है। और उस डाई से आपका वॉल्यूम कितना निकलना है ये आपको डाई मेकर को क्लियरली बताना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से भी उसका इम्पैक्ट आता है। जितनी ज्यादा आप प्रोडक्शन चाहेंगे और उसके लिए हायर इनिशियल डाई कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, उस तरह की डाई बनानी पड़ेगी, नहीं तो अदरवाइज आपकी डाई की कॉस्ट कैलकुलेशन के अंदर तो आप सस्ती तो ले लोगे लेकिन आपको प्रोडक्शन वॉल्यूम नहीं मिल पाएगा, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो कॉस्ट पर पार्ट डिक्रीज हो जाती है अगर आपकी हाई आउटपुट हो जाती है तो। इसके अलावा दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो ये डाई बनती है अलग अलग प्रोसेस से बन रही है, मैंने आपको दिखाई है। बीच बीच में मैं आपको वो भी दिखाता जा रहा हूँ कि टोटल कंपाउंड जब निकलने के बाद उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, और इसके अलावा मैं आपको इस समय जो डाई की कैलकुलेशन होती है डाई मेकर के साथ में, उसके बारे में मेजर आज का ये जो वीडियो है वो आपको दिखा रहा हूँ। टूलिंग की जो मेंटेनेंस है उसका पार्ट इस तरह का होना चाहिए कि कभी इंजेक्टर पिन चेंज करनी है तो या तो बहुत कम टूटे, लेकिन जब चेंज करनी है तो बहुत जल्दी और आराम से चेंज हो जाए। डाई के खुलने और लॉक्स इस तरह से होने चाहिए कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो ओवरऑल जो लेबर और ओवरहेड होते हैं डाई मेकर के, उसको ध्यान में रखते हुए उसके साथ कॉस्ट नेगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि जो लेबर कॉस्ट एसोसिएट होती है डाई कास्टिंग की मशीनिंग के साथ, असेंबली के साथ, कंडक्टिंग क्वालिटी चेक्स जो उसके अंदर करने हैं डाई मेकर ने, वो उसके लिए उसको प्रॉपर उसका कॉस्ट में देना चाहिए, ताकि ये अगर वो बंदा अवॉइड करेगा, डाई मेकर अवॉइड करेगा, तो आपकी डाई के अंदर जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसको ये बोलना है कि आपने इसको चेक करना है, असेंबली करते हुए ध्यान रखना है, और आपको क्वालिटी चेक सैंपल पीस निकालने के बाद और उसके बाद ही आपने डाई हैंड ओवर लेनी है आपके से। जनरली डाई मेकर्स अपने एंड पे ही या अपने किसी रिलेटेड बंदे के साथ इन्होंने सेटअप का टाइप किया होता है, आपको सैंपल निकाल के देते हैं, सैंपल आप कॉपी करते हैं, तभी आप डाई वहां से लिफ्ट करिए, अदरवाइज आपको डाई लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जब डाई का आपको सैंपल निकल के मिल जाता है, उसके बाद में आपको उसका क्वालिटी चेक करना है, आपको टॉलरेंस चेक करनी है, और उसके बाद ही आपको डाई मेकर को बताना है कि ये डाई मेकर की ये चीजें आपकी ठीक आ गई हैं, इनमें प्रॉब्लम है, तो वो डाई मेकर उसको चेंज करके देगा और आप उसके हिसाब से कंपाउंड लेंगे। तो ये सब डाई मेकर जो है डाई के रिवर के कॉस्ट के अंदर लेके चलता है। उसको मालूम होता है कि जब भी कोई डाई बननी है तो पहली बारी में कोई जाएगी, दूसरी बारी में, तीसरी बारी में, तो ये सब कॉस्ट डाई मेकर इसके अंदर डिपेंड अपॉन द डिजाइन ऑफ द कंपोनेंट वो लेके चलता है। ये देखिए सामने जो देख रहे हैं इस समय पेंसिल ग्राइंडर यूज करते हुए डाई की फिनिशिंग की जा रही है यहाँ पर, और डिफरेंट तरह के पेंसिल ग्राइंडिंग और कई बार अपने कस्टमाइज ग्राइंडर भी बनाए जाते हैं छोटे छोटे, जो कि एमरी पेपर को और उसके बाद ग्लू लगा के इसको चिपका लिया जाता है। कई केसेस में ऐसे बड़े बड़े ग्राइंडर नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसी शेप में जाने के लिए पर्सनल कस्टमाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एमरी पेपर यूज करते हुए एक पेंसिल ग्राइंडर की शेप में इसको काम किया जा रहा है। तो डाई की फिनिशिंग ये बहुत मैटर करती है दोस्तों। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको वीडियो में आपको दिखा रहा था, जो पोस्ट प्रोसेसिंग होती है जब कंपाउंड निकल जाता है, उसकी जो पोस्ट प्रोसेसिंग फिनिशिंग होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। आपकी डाई कैसी बनी है, डाई मेकर ने उसके अंदर कितना ध्यान दिया है, उसके अंदर एडिशनल फ्लैशेस कितने आ रहे हैं, और फ्लैशेस कैसे पॉइंट पे आ रहे हैं कि वो निकल पा रहे हैं नहीं निकल पा रहे हैं। जब कंपाउंड का आप 2 या 3 पार्ट्स की डाई बनाते हैं, उसके आपस में कंपाउंड रनराइजर के बाद कंपाउंड को आप तोड़ लेते हैं, उसके बाद में कितने फ्लैशेस पॉइंट रह जाते हैं, कितना फ्लैशेस मेटल रह जाता है, ये बहुत मैटर करता है। तो पोस्ट प्रोसेसिंग जो फिनिशिंग करते वक्त वो बहुत मैटर करती है आपके कंपोनेंट कॉस्ट में। जनरली लोग 50 पैसे 25 पैसे से लेके ₹1 ₹1.5 तक इसमें ले लेते हैं, क्योंकि उसको फिनिशिंग
करनी पड़ती है। ये 1 से 1.5 रुपया 2 रुपया डिपेंड कर सकता है। जब आप डाई मेकर से बात करें कि डाई बनाते वक्त हमें फ्लैशेस बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें एडिशनल ग्राइंडिंग का काम बिल्कुल नहीं चाहिए। हालांकि बिल्कुल नहीं वाला पॉसिबल नहीं होता, बहुत मेरा मतलब बात कर सकते हैं कि मिनिमम चाहिए, नहीं तो वो आपकी जो रेकरिंग कॉस्ट हो जाएगी। डाई मेकर को आपको जो कॉस्ट दे रहे हैं वो वन टाइम कॉस्ट है। आपने उसको मान लो 25,000 से 30,000 पर पीस अभी स्टार्टिंग में एक बार ज्यादा दे दिया और उसने डाई आपकी अच्छी बना दी और फ्लैशेस वगैरह बिल्कुल कम आई है, तो वो ज्यादा अच्छा है बजाय कि आप जो रनिंग कॉस्ट 1 रुपया पर पीस देंगे और आपकी मान लो लाखों पीस निकलने हैं तो वो आपके लाखों रुपए वहां पे खा जाएगा। ये आपकी कॉस्ट प्रोसेसिंग का प्रोसेस। तो आपको डाई मेकर के साथ कॉस्ट नेगोशिएट करते हुए बहुत ही हम्बल और बहुत ही ध्यान रखना है कि डाई कैसी बनने वाली है। और उसके इससे आपने उसने जो डाइयां और बनाई है किसी कंपोनेंट की वो भी और उसका प्रोसेस देख सकते हैं और उसकी कहाँ पे चल रही है आप वो भी जाके देख सकते हैं। ये देखने से आपको डाई मेकर के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि उसकी जो डाई बनेगी आपके कंपोनेंट के लिए वो भी बहुत ही अच्छी तरह की बनेगी और वो पहली या दूसरी बार में ओके हो जाएगी। तो दोस्तों, कॉस्ट कैलकुलेशन डाई मेकर के साथ करते वक्त बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। आज की वीडियो में मैंने आपको सारा ये दिखाया कि डाई कैसे बनती है, क्या क्या प्रोसेस लगते हैं, क्या रॉ मटेरियल यूज करना चाहिए और उसके बाद में जब पोस्ट प्रोडक्शन जो होती है, पोस्ट प्रोसेसिंग होती है, वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है डाई बनाते वक्त, डाई के स्टार्टिंग में ही ये डिसाइड करने के लिए। जैसे ये देखिए ये पीस फंस गया है यहाँ पे डाई का इश्यू है और ये जो सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पोस्ट प्रोसेसिंग यानी कि डाई के बाद जो कंपाउंड निकला है उसके अंदर कितनी फिनिशिंग करनी पड़ रही है। अगर फिनिशिंग कम करें, कम सेंटर्स में आगे जाए कंपोनेंट और जल्दी से जल्दी हो जाए तो ये आपकी रेकरिंग कॉस्ट बचाएगा और यही आपकी सेविंग है। तो आज के जो वीडियो का मेरा जो मेन पर्पस था कि डाई बनाते वक्त डाई की कैलकुलेशन, कॉस्ट कैलकुलेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड से भी ज्यादा मैं कहूंगा कि डाई की कॉस्ट कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय स्टार्टिंग में अगर आप थोड़ी सी सेविंग और जल्दबाजी के चक्कर में आप रेकरिंग लॉस सहने वाले हैं, मैं आपको क्लियर बता दूं आपको। ये देखिए यहाँ पे आप फ्लैश देख रहे हैं, मैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इतनी ज्यादा फ्लैश है कि इसको साफ करने के अंदर कम से कम 1 से 2 रुपए तक भी लग सकते हैं। और यही डाई अगर बहुत अच्छी बनी होती और चारों तरफ इसके अंदर जो फ्लैश ना होता तो आप इसके अंदर 25 से 50 पैसे के अंदर काम करवा सकते हैं। तो ये रेकरिंग लॉस सहना है आपने या वन टाइम लॉस सहना है, तो ये आपको देखना है। जैसा कि पहले कहा भी जाता था कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो दोस्तों, सस्ते के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, आपको इकोनॉमिकल वे में जाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी है। ये देखिए यहाँ पर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड को यूज करते हुए डाई की जो इंटरनल प्रोफाइल बनाई जा रही है यहाँ पर। तो ये डाई मेकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ईडीएम से मशीन कर रहा है या सिंपल मिलिंग से काम कर रहा है या वीएमसी पे काम कर रहा है। तो कई बार वो पैसे बचाने के चक्कर में, सस्ती करने के चक्कर में डाई की कॉस्ट अगर आप उसको सस्ती नेगोशिएट करते हैं तो वो दूसरे प्रोसेस से बना देता है और उससे फिनिशिंग नहीं आती है। ये सबसे बेस्ट मेथड है बनाने के लिए इंट्रीगेट प्रोफाइल्स को। और जैसे मैं बता रहा था कि आपको इंजेक्टर पिन डैमेज हो जाती है, प्रोसेस में टूट जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे होल ओवल हो गए हैं। नई डाई जो इंजेक्टर पिन है वो भी सेम साइज यहाँ नहीं लग पाएगी जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये डाई बनाते वक्त डाई का क्या मेटल यूज किया है, इंजेक्टर पिन कौन से मेटल की यूज की गई हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि डाई पिन टूटना स्वाभाविक है, काम करते हुए टूट जाती हैं, लेकिन उनको बदलना उतना ही आसान होना चाहिए। अगर ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे आप तो आपकी डाई भी बहुत अच्छी बनेगी और उसके बाद जो पोस्ट प्रोडक्शन है कंपोनेंट की वो भी बहुत अच्छी होगी। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने से। और इस वीडियो से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट ऐसे थे जो इसमें अभी मैंने कवर नहीं कर पाया, लेकिन आप कुछ भी पूछना चाहेंगे तो कमेंट में मुझे जरूर पूछिए, मैं आपको बताने में बहुत मुझे खुशी होगी। तो एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग और डाई बनाने के बारे में आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अच्छे डाई मेकर्स एनसीआर में कौन कौन से हैं, अच्छे एल्यूमिनियम की जो डाई कास्टिंग करने वाले बंदे कौन कौन से अच्छे हैं, कौन से अच्छे सप्लायर्स हैं, उनके बारे में भी मैं आपको कमेंट में अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कोई। और इसके अलावा अगर आप मुझे आपका डाई कास्टिंग, डाई बनाने का या आपका एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग की पीडीसी मशीन लगा रखी है और आप चाहते हैं कि आप और व्यूअर्स को बताएं तो मैं आपके लिए उसके लिए वीडियो भी आप सिर्फ डेडिकेटेड कर सकता हूँ, वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ। उसके लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मेरा चैनल राकेश कोचर सब्सक्राइब करिए और मुझे बहुत खुशी हुई आपकी हेल्प करने में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।